स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। आज की हम परिचर्चा करेंगे क्विक रिवीजन क्लासेस में। जो हिस्ट्री की क्लासेस है, हमने आपसे कहा था कि हिस्ट्री की क्लासेस आपको पूर्णतः रूप से उपलब्ध करा दी जाएगी। ये बड़ा गंभीर विषय है सर। आप देखोगे हिस्ट्री का बड़ा योगदान है। 15 से 20 क्वेश्चन आप देखोगे क्या आते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, खासतौर पर यूपी पीसीएस, आरओ बिहार पीसीएस, राजस्थान, या जो भी आप स्टेट हिंदी भाषी राज्य में दे रहे हैं, तो उन पीसीएस की मैं बात कर रहा हूँ। गाइज, आप देखोगे अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से, तो इस 15 क्वेश्चन में आप देखोगे 10 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। कहाँ से आते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। और इस मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप देखोगे अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें से लगभग 8 क्वेश्चन जो मिलेंगे वो आपको स्वतंत्रता जो संग्राम है, स्वतंत्रता संग्राम वाले जो टॉपिक हैं, जो आंदोलन है, ठीक है, जो ब्रिटेन का शासन है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो भी जाता है। इस पर मेरी आपसे चर्चा परिचर्चा कंटिन्यूसली होगी। आपको मैं बता दूं कि आपको हमने स्टार्ट किया है 5 साल का, मतलब आप देखोगे 5 इयर्स के जो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हैं, PYQ, ठीक है, वो मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। जो खास तौर पर यूपी पीसीएस, उसके साथ साथ आरओ, ARO, ठीक है, और वनडे एग्ज़ाम के लिए ये आपको कवर करवाएंगे। ये जो क्लास है ये आपको यूपीएससी और पीसीएस के लिए व उसके साथ साथ अदर जो भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, जो वनडे एग्ज़ाम हैं, ठीक है, जो आपका वनडे एग्ज़ाम है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आप इस क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यही हमें मोटिवेशन की एक ताकत बनती है। आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट्स, आपका शेयर ही हमारी मोटिवेशन की एक ताकत है। इस जो कंटेंट को बनाने में साथ दिया है मिस्टर सागर ने। और चलिए स्टार्ट करते हैं समय ना गवाते हुए। आपका अपना टॉपिक और क्लास पता नहीं कहाँ चली गई है, टेक्निकल इशू हो गया है। चलिए आइए देख लेते हैं। टेक्निकल इशू था, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, इसको हमने सही कर दिया है। अब क्लास आपकी कंटिन्यूसली चलेगी। चलिए देखते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैपिंग बाय मैंने चीज़ें दी हैं, आप इसको पोस्ट करके देखिएगा, क्योंकि आप हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केवल हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, आपका मैपिंग भी तैयार होगा। क्या तैयार होगा? आपका मैपिंग भी आप देखोगे तैयार हो जाएगा सर, और मैप इसके साथ साथ आपका कवर हो जाएगा, रिवर सिस्टम वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये आपको क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। आप यहाँ पर देखेंगे ये भारत का मैप है, यहाँ पर माउंटेन वाला हिमालय का रीजन है, काराकोरम पर्वत श्रेणी है, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा सुलेमान। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें आप पोस्ट करके इसको मानचित्र को देख लीजिएगा। यहाँ पर 18वीं सेंचुरी, ठीक है, जो भारत है उस समय का है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये अवध वाला रीजन है, हैदराबाद, अलग अलग तरीके से चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। विषय उठता है कि सर आधुनिक भारत का एक परिचय, क्योंकि आधुनिक भारत और समकालीन भारत के इतिहास को अगर हम देखें तो हमने इसको कई भागों में बांटा है। जैसे एक भाग में हमने कहा कि 18वीं सदी के पूर्वार्ध का जो भारत है, अगर उसकी हम बात कर लें तो उसके कई दृष्टिकोण आपको दिखेंगे। चूँकि भारत का राजनीतिक परिदृश्य की बात कर लें तो मुगल साम्राज्य का विघटन हो रहा था। क्या हो रहा था? मुगल साम्राज्य का विघटन हो रहा था। आई होप आप इस बात से सहमत हैं और आपको बड़े अच्छे से पता है, क्योंकि ये क्विक रिवीजन क्लास है तो मैं इस पर समय ना लूँगा। आप सभी जानते हैं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी? औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी सर। और इसकी मृत्यु के पश्चात आप देखोगे जो साम्राज्य था, ठीक है, जो साम्राज्य था, ये साम्राज्य टूट गया था। और यहाँ पर है कि क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव हुआ। मैं कहूँगा जी हाँ, क्षेत्रीय राज्यों में आप देखोगे तो कई ऐसे राज्य निकल कर के आए, जिसमें आपका बंगाल इसी से निकल कर के आया, हैदराबाद इसी से निकल कर के आया, अवध इसी से निकल के आया, और इन सब के अलावा जो रुहेलखंड का क्षेत्र था वो भी इसी से आया, आज का उत्तराखंड। ठीक है, वहाँ की जो राजशाही पद्धति थी वो यहीं से निकल करके आई थी। उसके साथ साथ आप देखोगे
मराठा जो थे, मराठा क्यों मुगल साम्राज्य का विकल्प नहीं दे सके? क्योंकि मराठाओं का अपना इतिहास था। ये क्वेश्चन है सर, इनका एक अपना इतिहास था। मराठा आप देखोगे कौन थे सर, इसमें शिवाजी थे। कौन थे? शिवाजी थे सर। इनका नेतृत्व शिवाजी कर रहे थे। इनकी जो सेना थी उसमें सबके सब कौन थे? फार्मर थे, किसान थे, आम नागरिक थे। उनको सहयोग बना करके इन्होंने क्या किया था? सेना की उत्पत्ति और विकास किया। आर्थिक परिदृश्य की बात कर लें तो इसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के तत्वों को भी रेखांकित करना है। हम इतिहास को तो पढ़ेंगे क्विक रिवीजन के माध्यम से, लेकिन हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो परिवर्तन के तत्व हैं उनको देखने का काम करेंगे। वहीं से चीज़ें आपकी कंटिन्यूअसली मिल जाएंगी, वहीं से चीज़ें आपको ओवरऑल देखने के लिए मिलेंगी। मैं आपको एक और बात बताना चाहता स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या यह अंधकार का युग था अथवा पतन का काल था? आप इस पर विचार कीजिए। ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है? ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, आप इस पर विचार कर सकते हैं, ठीक है? उसके साथ साथ आप देखोगे ये प्रश्न भी हमने यहाँ पर लिए हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। क्या कारण थे? आपको इसमें कारण बता देने हैं। इतनी अधिक साम्राज्य प्रकापीय लड़ाइयाँ पानीपत में लड़ी गई थीं। अब ये देखा जा सकता है, ये 10 अंक का है, 150 शब्दों में यूपीएससी ने पूछा है 2004 में, ठीक है? तो यहाँ पर चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप इसको लिख लेंगे। उनके अलावा आधुनिक भारत के इतिहास में ही आप देखोगे 18वीं सदी के उत्तरार्ध का भारत, 18वीं सदी के उत्तरार्ध के भारत की अगर हम बात कर लें तो 18वीं सदी के जो उत्तरार्ध का भारत था उसमें भी कई चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये ओवरऑल एक क्या है परिदृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ इस क्लासेस में। तो 18वीं सदी के भारत में आप देखोगे ब्रिटिश शासन की स्थापना और उसका विस्तार होता है। ब्रिटिश शासन की स्थापना पर कोई एक मत नहीं है सर। कोई हमसे कहे कि ऐसे ऐसे उस युद्ध से, उस बार से ब्रिटिश शासन की स्थापना हो गई है, तो इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकता, ठीक है? कोई कहता है कि सर जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 की जब क्रांति हुई थी, सॉरी जब आप देखोगे 1757 की क्रांति, 1857 की क्रांति हुई थी, 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था तब से कोई माना जाता है कि तभी से भारत में मुगलों का आप देखोगे पतन होता चला गया और ब्रिटेन शासन सत्ता आ गई। उनका विस्तार किन किन क्षेत्रों में हुआ, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में आपको मिलेगा, ठीक है? उसकी आप बात करेंगे। ब्रिटिश कंपनी कैसे एक व्यापार कंपनी से राजनीतिक शक्ति के रूप में तब्दील होती चली गई, ये क्वेश्चन मार्क है, इस पर आप विचार करेंगे। मैं कई ऐसे कारणों, देखो मैं आपको पढ़ने का तरीका एक और बता दूं, आप क्लास को पढ़िए, मैं कहूँ कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हैं, बट आप क्या करें, जुंगाली पद्धति को अपनाएं। किसको अपनाएं? आप जुंगाली पद्धति को अपनाएं। जुंगाली पद्धति को अपनाएं। पढ़ने के पश्चात, रिवाइज करने के पश्चात आप केवल क्या करें, 20 मिनट के लिए अकेले हो जाइए। अकेले होकर के आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करके आपको केवल उस बातों को बोलना है आराम से कि अच्छा ब्रिटिश शासन की स्थापना और विस्तार ऐसे XYZ, ऐसे की पॉइंट आपके माइंड में आना चाहिए। और आप जब ऐसे करेंगे आप पाएंगे कि आपकी जो स्ट्रेटजी है और आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा निखार लाएगी। आप और ज़्यादा चीज़ों को लंबे समय तक याद करेंगे, रिकॉल करेंगे और आपकी स्मृति भी मजबूत होगी। उसके साथ साथ किन कारणों से ब्रिटिश फ्रांसीसी शक्ति के विरुद्ध आप देखोगे सफल रहे, मतलब जो ब्रिटेन की शक्ति थी वो कैसे फ्रांसीसी शक्ति के विरुद्ध सफलता के उन्होंने बिंदु क्या थे, उनका नेतृत्व क्या था, तो इसके कई ऐसे परिदृश्य हैं। भारतीय राज्य ब्रिटिश शक्ति के विरुद्ध क्यों सफल नहीं हो सके, ये भी है। क्या ब्रिटिश, क्योंकि भारतीय राज्यों का इनका यह अपना कारण है। देखिए भारत में अगर आप देखोगे, भारत के जो राज्य हैं सर, अगर मैं भारत के इसके मैप को बना लूँ तो एक शासन यहाँ पर बैठा है, एक यहाँ पर बैठा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ऐसे भारत में क्या था, एक संगठित सरकार नहीं थी, एक संगठित राजा नहीं था, छुटपुट साम्राज्य थे। तो इसका एक ये भी कारण था। क्या ब्रिटिश ने भारत को बेखबरी के दौर में ही जीता, बेखबरी के दौर में जीता, ये भी है। क्या ब्रिटिश ने भारत के मुक्तिदाता की भूमिका निभाई थी, क्या ऐसा भी काम किया? तो ये सारे परिदृश्य हैं। सुस्पष्ट कीजिए कि मध्य 18वीं शताब्दी का भारत विखंडित राजतंत्र की छाया में किस प्रकार ग्रसित था। तो ये आप मेंस का क्वेश्चन है, आप इसको ले सकते हैं। वहीं अगर हम देखें कुछ चरणबद्ध तरीके से, क्योंकि हमने जो भारत इतिहास को 3 चरणों में डिवाइड किया है। एक आप देखोगे प्रथम चरण में
जो उपनिवेशिक शासन है, वाणिज्यिकवाद का चरण जो कि 1757 से 1813 तक होता है, उसके बाद का जो चरण होगा ये होगा 1813 से, कब से 1813 से ये 1856 तक का होगा। ये आपका व्यापारिक होगा, ये तो वाणिज्यिक है, वो आपका व्यापारिक के साथ साथ आप देखोगे पूंजीवाद है, पूंजीवादी चरण है, विकासवादी चरण है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आर्थिक व्यवस्था वाला चरण। उसके बाद 1856 के बाद में आप देखोगे 1947 तक ये चरण अलग ही हो जाता है। फिर वहाँ पर राजनीतिक आप देखोगे स्वतंत्रता आंदोलन हो जाते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन भारत में चलते हैं। तो ये इस तरीके से अलग अलग चीज़ें आपको मिलेंगी। स्पष्ट हो गया? आगे मैं आपको बता दूंगा और परिदृश्य के दृष्टिकोण से। इन सब के अलावा अगर हम देखें जो हमने इसको डिज़ाइन किया है, मैं गारंटी ले सकता हूँ इस बात की कि यूट्यूब पे आपको इससे बेटर क्लास नहीं मिल सकती है। इसलिए चैनल को लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके इसको विस्तार दीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन, आपकी लाइक ही हमारी ताकत है। देखिए इसमें क्या था, वाणिज्यिक चरण का उद्देश्य था एक इनका, ये लोग चाहते थे, जो ब्रिटेन थे, इनका उद्देश्य था कि हम अधिक से अधिक क्या कर लें, राजस्व एकत्रित करना था, मतलब संग्रहित करके और उसका एक बहुत बड़ा भूभाग भारतीय व्यापार में निवेश करना था। ये इनका उद्देश्य था। ये चाहते थे कि यहाँ पर टैक्सेशन की दरें बढ़ा दी जाएं, ये चाहते थे कि यहाँ के लोगों से अधिक मात्रा में टैक्स वसूला जाए और उसको टैक्स वसूल के राजस्व को संग्रह करके हम क्या करें, वो यहाँ की जो कंपनी है उसके विकास में लगा दे, उस कंपनी में हम लगा दे। यही परिदृश्य रहा था इनका। आप देखोगे 1757 से 1813। आप कहते हैं कि हिस्ट्री के फैक्ट याद नहीं होते, देखते हैं हम कैसे याद नहीं होते। यहाँ पर हिस्ट्री को हमने आप देखोगे 4-5 पिलरों में तोड़ा है सर। राजनीतिक नंबर 1, नंबर 2 प्रशासनिक, नंबर 3 आर्थिक, नंबर 4 सामाजिक और नंबर 5 आप देखोगे सांस्कृतिक। अगर हम देखें जो राजनीतिक परिदृश्य से इन्होंने घेरे की नीति, अर्थात इन्होंने कहा था कि शत्रु राज्यों को मित्र राज्यों में घेरे रखना, मतलब कि आप क्या करेंगे, घेरे की नीति बनाएंगे। आप जो शत्रु राज्य हैं उनसे युद्ध करो, युद्ध करने के पश्चात अगर आप जीतते हैं तो जीतो, अगर हारते हैं तो संधि कर लो और मित्रतावत उनसे संबंध बनाए रखो। ये इनका उद्देश्य था। प्रशासनिक परिदृश्य में आप देखोगे इस समय 1757 और 1813 के बीच में कुछ ऐसे परिवर्तन के साथ में मुगल प्रशासनिक ढांचे को बनाए रखना था, लेकिन ये परिवर्तन भी कर रहे थे, ये अपनी शासन सियासन सत्ता पर विस्तार दे रहे थे, अपने क्षेत्र विशेष को और ज़्यादा बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इनका उद्देश्य था कि मुगल साम्राज्य का जो प्रशासनिक ढांचा है उसको भी बना करके रखें। आर्थिक परिदृश्य में इन्होंने क्या किया था, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया, धन की निकासी मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने इसकी आलोचना की है और इनके साथ साथ CR दत्त ने हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, उनकी किताब है दादा भाई नौरोजी की, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया उनकी बुक है, उसमें ठीक ठाक उन्होंने धन की निकासी की बात की है। हस्तशिल्प आपके क्या हो जाते हैं, भारत के लोगों के तो समाप्ति हो जाते हैं, ये तो इससे आप बड़े वाकिफ़ हैं। इन सब के अलावा सामाजिक नीति में इन्होंने कुछ हस्तक्षेप किए। हालांकि उस समय 1757 से 1813 तक इन्होंने कोई इतना बड़ा बदलाव इसमें नहीं किया। जो आपके चीज़ें चल रही थी वो कंटिन्यूसली चली, परंतु फिर भी थोड़ा सा इन्होंने जो ट्राइब्स थे, जनजातियां थी, उनके कुछ अधिकारों को छीना, उनकी कुछ संस्कृति, उनकी कुछ सामाजिक व्यवस्था में थोड़ा सा हस्तक्षेप किया। और यहाँ पर थोड़ा सा हस्तक्षेप उन्होंने आप देखोगे सोशल में किया, जैसे कन्या भ्रूण हत्या वगैरह वगैरह। इन सब के साथ साथ आप देखोगे सांस्कृतिक व्यवस्था की अगर हम बात कर ले तो प्राच्यवाद पर बल दिया इन्होंने, ठीक है। जो पश्चिमी संस्कृति थी उसको उन्होंने उच्च बताया था। क्या बताया था? पश्चिमी संस्कृति को उच्च बताया और जो भारतीय संस्कृति थी उसको इन्होंने निम्न बताया था। इनका तो उद्देश्य ये था कि जो भारतीय लोग हैं ये अभी अज्ञानी हैं, इनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है। इन सब के बाद आप देखोगे उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण आता है सर। उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण जो कि 1813 से 1858 तक स्टार्ट होता है। उसके साथ साथ इस समय क्या था, यहाँ पर इनके परिदृश्य बदलते हुए आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर क्या है, आप देखोगे यहाँ पर भारत को विनिर्मित उत्पादकों के आयात तथा कच्चे माल के निर्यात के रूप में परिवर्तित करना था। कुल मिलाकर के मैं कहूँ तो इस समय था भारत को एक मार्केट के रूप में तब्दील कर देना है। क्या कर देना है? भारत को एक मार्केट के रूप में तब्दील कर देना है। भारत को एक बाज़ार बना दो और कुछ मत करो। बाज़ार कैसे बनेगा?
अब जरा यहाँ पर समझना, आप जरा यहाँ पर देखना, यहाँ पर है सर ब्रिटेन, ठीक है, और ये है सर आपका इंडिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, आप तैयार माल लेकर के आओ। कौन सा माल? जो आपका रेडी माल है, आप उसको लेकर के आओ, उसका करो क्या, इंपोर्ट करो, उसका सर इंपोर्ट कर लो, उसका इंपोर्ट कर लो। और यहाँ से जो रॉ मटेरियल है वो ब्रिटेन लेकर के जाओ, जो रॉ मटेरियल है उसका हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये इनका उद्देश्य था, मतलब भारत से कच्चा माल जाएगा, रॉ मटेरियल जाएगा और उधर से तैयार माल होकर के भारत आएगा और वो भारतीय लोगों को चेप दिया जाएगा, भारतीय लोगों को उच्च दामों पर बेचा जाएगा, क्योंकि मशीनों का औद्योगिकरण जो हुआ था वो भारत में ना होकर के वो यूरोप में हो गया था, वो ब्रिटेन में हो गया था, और इसीलिए उन्होंने वहाँ पर उद्योग लगाए और यहाँ से कच्चे माल को ले जाने का प्रयास किया। ये इनका उद्देश्य था कि 1813 से 1858 के परिदृश्य, आपके दिमाग में इतना रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद में आता है विषय आपका कि सर अगर हम देखें राजनीतिक जो परिदृश्य था, यहाँ का जो राजनीतिक परिदृश्य था उसमें साम्राज्यवादी प्रचार पर इन्होंने बल दिया, ताकि अधिक से अधिक भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लिया जा सके। अब यहाँ पर इनका परिदृश्य बदल रहा है, ये क्या चाह रहे हैं, वहाँ पर मुगल सत्ता को बने रहने दे रहे हैं 1757 से 1813, लेकिन 1813 के बाद में अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए नजर आपको आएंगे कौन, ब्रिटिश। और जब ब्रिटिश विस्तार करते हुए आपको दिख रहे हैं तो वो चाह रहे हैं हस्तक्षेप की नीति का पालन करें, लड़ो और लड़ा दो और फिर उसमें संधि करके उन पर अपनी सत्ता को स्थापित करने का प्रयास करो। इन सब के साथ साथ अगर हम देखें प्रशासनिक नीति में इन्होंने प्रशासनिक ढांचे में व्यापक सुधार किए, परिवर्तनों को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा ये व्यवस्था आपकी गलत है, जो टैक्सेशन प्रणाली है वो गलत है। इसी समय में आप देखोगे ये लेकर के आते हैं कई व्यवस्थाएं, इसी समय में विकासात्मक गतिविधियां, आर्थिक परिदृश्य की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर कृषि का व्यवसायीकरण कर देंगे। व्यवसायीकरण का मतलब है यहाँ पर कृषि में खास तौर पर उन फसलों का उत्पादन होगा जो एक तरीके से नकदी फसलें हैं। कैसी हैं? नकदी फसलों का उत्पादन सर होगा। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर को ये बढ़ावा देंगे, मतलब उन फसलों को उत्पाद करने का प्रयास करेंगे, भारतीय लोगों पर थोपेंगे जिनकी आवश्यकता यूरोप में है, ब्रिटेन में है, ना कि भारतीयों के अनुकूल। और ये थोपा गया, ना कि उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। एक ओवरऑल परिदृश्य देख रहे हैं स्टूडेंट्स हम अभी थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद जो क्लासेस होगी वो आपको फ्लो में और चीज़ें, मैं आपको एक परिदृश्य दिखा रहा हूँ कि सर हम जो पढ़ेंगे वो क्या परिदृश्य है, उसको थोड़ा सा आप इंजॉय कीजिए, समझिएगा। उसके बाद आप देखोगे इसी समय आर्थिक परिदृश्य में भारतीय हस्तशिल्प और उत्पाद को धक्का लग गया था। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ, डाक विभाग व सड़क मार्ग इत्यादि का निर्माण देखने के लिए मिला। डलहौजी का शासनकाल था। और यहाँ पर उत्पाद क्यों, हस्तशिल्प क्यों? क्योंकि भारत को जब आपने मंडी के रूप में मार्केट के रूप में तब्दील कर दिया भारत को, कि यहाँ से आप क्या करो, आप रॉ मटेरियल ले जाओ और यहाँ पर क्या दे दो, यहाँ पर आप तैयार माल दे दो, तो भारत में तो उत्पाद होगा नहीं, भारत में तो कोई कंपनी लगेगी नहीं। अब जब भारत में कोई कंपनी नहीं लगेगी तो भारत में जो कुटीर उद्योग था, जो एमएसएमई सेक्टर था, उसके साथ साथ आप देखोगे वो तो सर विलीन हो जाएगा, वो तो सर उसको धक्का लगेगा। और ये लोग कहाँ चले जाते हैं, ये लोग यहाँ से निकल के सीधे एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ मूव करते हैं। उधर कृषि पर क्या हो जाता है, दबाव बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। रेलवे की स्थापना हो जाती है ताकि दूर दराज के क्षेत्रों तक ये पहुँच सकें, वहाँ तक अपने माल को पहुँचा सकें। उसके साथ साथ भारत में अगर कोई विद्रोह हो रहा है उसको दबा सकें, मिलिट्री को वहाँ पर दे जा सकें, भारत के दूर दराज क्षेत्रों से रॉ मटेरियल कच्चा माल ला सकें। महाराष्ट्र से सीधा आप देखोगे ये मध्य भारत तक पहुँचेंगे, दिल्ली तक पहुँचेंगे, ठीक है। पहले इनको पैदल जाना होता था, या फिर आप देखोगे विभिन्न प्रकार के पशुओं, एनिमल्स जैसे घोड़ा, बग्गी वगैरह को लेकर के जाना होता था, लेकिन फिर रेल जा रही है, वो रेल की पटरी इन्होंने लाइन बिछाई। टेलीग्राफ सर, ताकि वहाँ पर इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। डाक विभाग, सड़क मार्गों को अच्छा करना ताकि हम अधिक से अधिक भारत को लूट सकें। ये लूटने के लिए आए थे सर, इनका लूटने का उद्देश्य था। उसके साथ साथ सामाजिक परिदृश्य में अब यहाँ पर आकर के इन्होंने थोड़ा परिवर्तन आप देखोगे देखने के लिए आपको मिलेगा। वहाँ 1757 से 1813 तक इन्होंने कोई इतना परिवर्तन नहीं किया, लेकिन सर यहाँ पर आते आते इन्होंने परिवर्तन आप देखोगे दिखना आपको शुरू हो गया था, ठीक है। अब क्या परिवर्तन हुआ है आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए
परिवर्तन की बात कर लें तो यहाँ पर जो परिवर्तन था उसमें इन्होंने सामाजिक सुधार क्या किया था, सामाजिक सुधार के लिए इन्होंने विधि निर्माण की शुरुआत कर दी। मैकाले जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था थी, जिसको भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य न्याय संहिता जो पारित किया गया 2023 में अधिनियम लाया गया संसद के द्वारा, और 2024 में 2 जुलाई 2024 से ये शुरू मतलब लागू हुआ था। कब से हुआ था ध्यान रखेंगे, ये बनेगा 2 जुलाई 2024 से क्या हुए हैं सर, ये लागू हो गए ये कानून, ठीक है, भारत में। उसके साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से नए सामाजिक वर्गों को जन्म देना था सर इसमें। 1813 में आप सभी जानते हैं, 1813 में जो चार्टर अधिनियम आया था, चार्टर एक्ट था, आपने देखा होगा, उसमें एजुकेशन की बात भी की गई थी। इसमें था कि हर साल 1 लाख रुपए क्या करेगा, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो देगी, भारत में वो शिक्षा के लिए होगा। लेकिन वो शिक्षा किसकी होगी, भारतीयों की नहीं होगी। वो शिक्षा खास तौर पर उनके लिए होगी जो वहाँ पर भारतीय भाषा को समझ सकते हैं, और ख़ास तौर पर अंग्रेज़ों को और ज़्यादा एजुकेटेड करना है, उनके लिए वो शिक्षा दी गई थी। उनके लिए वो 1 लाख रुपए का फंड रखा गया था प्रति 1 वर्ष। भारतीयों के लिए नहीं था सर, इसको थोड़ा सा ध्यान में आप रखेंगे। इन सब के अलावा अगर हम देखें, इन सब के अलावा इन्होंने नए सामाजिक वर्ग को सर बढ़ावा दे दिया। इन्होंने मिडिल क्लास एक बना दिया सर, और एक वर्ग इन्होंने ऐसा तैयार कर दिया जो इनकी वस्तुओं को कंज्यूम करेगा, जो इनकी वस्तुओं को खाएगा, जो इनकी वस्तुओं की डिमांड करेगा, वो सूट वूट पहनेगा, कोट वूट पहनेगा, ठीक है, इनके जैसी। आप देखोगे जो मैकाले था उसका ये मानना था कि मैं भारतीय नागरिकों को ब्रिटिश बनाना चाहता हूँ। किससे, भाषा से, रंग से तो नहीं कर सकता, लेकिन पहनने से, खान पान से, भाषा से, सारी चीज़ों से, सोचने से मैं उनको अंग्रेज़ बना दूंगा। ये उसका एक अपना दृश्य था, एक उसका सपना था, और वो यही चाहता था, इसलिए उसने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को भी बढ़ावा दिया। सांस्कृतिक नीति की बात कर लें तो उदारवादी और उपयोगितावादी नीति यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर विचारधाराओं की प्रगति है, भारत पर उसका प्रभाव भी एक ठीक ठाक आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद का परिदृश्य की बात कर लें तो उपनिवेशवाद का आप देखोगे तृतीय चरण था, और ये 1858 से उसके पश्चात का था, और आगे ये चलता चला गया। ये आपको 1947 तक रहेगा, जब तक भारत में अंग्रेज़ थे, ब्रिटिशर्स थे, तब तक ये रहेगा। इस समय के जो उद्देश्य रखे गए थे औपनिवेशिक शासन के, उनका उद्देश्य था कि भारत में ब्रिटेन से पूंजी के कहीं ना कहीं लिए खोलना था। मतलब भारत को क्या करना है, ब्रिटिश पूंजी निवेश के लिए खोल दो, यहाँ पर अधिक मात्रा में निवेश होंगे, लेकिन उन निवेश का बहुत बड़ी मुद्राएं लेकर के यहाँ से अंग्रेज पुनः वापस चले जाएंगे और भारतीयों को कुछ नहीं दिया जाएगा। तो उसकी भी बातें यहाँ पर हुई। उसके साथ साथ आप देखोगे 1857 जैसे महाविद्रोह को रोकना था, ऐसी घटनाएं पुनः ना हो सकें, उनको क्या करना था, उन पर रोक लगानी थी। इनका उद्देश्य ये था, और ये इन्होंने इसमें ये कामयाब भी रहे। इसके साथ साथ अन्य औद्योगिक आप देखोगे शक्तियों को चुनौती देते हुए भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करना था। इसी समय 1858 के आसपास आप देखोगे इन्होंने कई ऐसे काम किए जिससे इनकी शक्ति और ज़्यादा फली फूली। इट्स क्लियर या नो? मुझे लगता है कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी क्योंकि मैं जब कमेंटमेंट कर देता हूँ तो मैं किसी की नहीं सुनता, और इसलिए मैं उस कमेंटमेंट को पूरा भी करता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं राजनीतिक परिदृश्य इस समय क्या था। इस समय राजनीतिक परिदृश्य में आप देखोगे भारत में विस्तारवादी नीति को छोड़ा गया। जब 1858 की क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जरा समझना। इसमें क्या था, भारत उत्तर भारत के क्षेत्र में ये विद्रोह ज़्यादा फला फूला। कहाँ पर? उत्तर भारत के क्षेत्रों में, यहाँ से ऊपर के क्षेत्र में, इस भारत के क्षेत्र में, यहाँ पर ये विद्रोह ठीक ठाक मात्रा में फला फूला। तो जब ये फला फूला तो यहाँ पर अंग्रेजी शासन सत्ता ने कई चीज़ों को देखा कि सर अब लोगों के अंदर गुस्सा है, आक्रोश है, इसको दबाना चाहिए। भारत में जो पद हुआ करता था जिसको बोलते हैं गवर्नर जनरल का जो पद होता था, ठीक है, किसका पद होता था सर? गवर्नर जनरल का जो पद होता था, अभी मैं बताता हूँ आपको, वन सेकेंड। जो गवर्नर का पद होता था, इस पद को परिवर्तित कर दिया गया वायसराय में। किस में कर दिया? वायसराय में। अब वायसराय बना दिया गया, और एक सचिव का पद भी बनाया गया। क्या बनाया गया? सचिव का पद बनाया गया। ठीक है, और जब सचिव का पद बनाया गया, मैं आपको एक और बात बता दूं, सचिव का पद बनाया गया, इसमें सचिव भारत को रखा गया। ठीक है,
एक सचिव का पद बनाया गया और इस सचिव में क्या थे, इसमें टोटल 15 सदस्य होते थे, ठीक है। और इसमें क्या था, जो एक अध्यक्ष होता था, इसका चेयरपर्सन होता था, वो भारतीय था। कौन था? भारतीय था। उसके साथ साथ 14 जो सदस्य होते थे, ये 14 जो मेंबर होते थे, ये सब अंग्रेज थे। इसका उद्देश्य क्या था कि भारतीयों को ये लगे कि देखो अब हम पर जो शासन कर रहा है वो हमारा ही एक व्यक्ति है और इसलिए हम पे ये शासन कर रहा है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। इनका ये उद्देश्य रखा गया। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पर अब क्या था, यहाँ तक जो शासन कर रही थी, यहाँ तक जो शासन था वो आप देखोगे ब्रिटेन नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। लेकिन महोदय 1857 के विद्रोह के बाद आप देखोगे कंपनी की जो राजशाही पद्धति थी वो समाप्त कर दी गई और ब्रिटेन की संसद ने, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने स्वयं, ब्रिटेन के राजा ने स्वयं आप देखोगे यहाँ पे अपना शासन स्थापित कर लिया, क्योंकि यहाँ पर शोषण इन अंग्रेज़ों ने बहुत अधिक मात्रा में किया था। जब शोषण अधिक किया तो इस बात को, मुद्दे को उठाया गया। विक्टोरिया एलिजाबेथ आप देखोगे प्रथम को, यहाँ पर महारानी विक्टोरिया को यहाँ की शासक के रूप में चुन लिया गया और वो फिर आ गई। उन्होंने कहा कि हम विस्तारवादी नीति को छोड़ेंगे, अविस्तारवादी हस्तक्षेप की नीति को हम फॉलो करेंगे। लेकिन वो सारे किस्से हैं, वो मैं आपको बताऊंगा सारी कहानी के रूप में। आप इन्जॉय कीजिए, बस क्लास को आगे बढ़िए। देखिए, क्योंकि अभी मैं ओवरऑल आपको व्यू दे रहा हूँ कि हम पढ़ेंगे कैसे, ठीक है, ना कि क्लास है। ये आपको ओवरऑल व्यू है और ये देखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। भारत में विस्तारवादी नीति को छोड़ा गया तथा बदले में अप्रत्यक्ष प्रसारवादी आप देखोगे प्रसार पर बल दिया गया। अगर हम देखें जो प्रशासनिक व्यवस्था में, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हो गए, 1857 के विद्रोह की घटना से आप देखोगे पुनरावृत्ति ना हो सके, इसको रोकने का उद्देश्य था। आर्थिक परिदृश्य में भारत में बड़ी मात्रा में वित्त का आगमन हुआ, परंतु औद्योगिकरण के लिए प्रयास नहीं हुआ। जो भी चीज़ें हुई केवल और केवल वहाँ से मशीनें लाई गई और भारत में लगा दी। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं किया इन्होंने, ठीक है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने मजबूत नहीं किया, बल्कि वहाँ से उठाई और चीज़ें यहाँ लेकर के आ गए। सामाजिक परिदृश्य की बात कर लें तो यहाँ पर 1857 के जैसे विद्रोह घबरा करके आप देखोगे सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति को अपना लिया कि अब हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इससे पहले तो ये कह रहे थे कि जो ट्राइब्स हैं ये कौन सी भाषा बोलते हैं, ये कैसे रहते हैं, ये वनों को काटते हैं, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें करते हैं, इनका सबका ये करो वो करो, बाइकआउट, तो कई चीज़ें इन्होंने करी। उनके अधिकारों पर आप देखोगे जो भूमि थी, जो लैंड थी, जो ट्राइब के पास में जो ट्राइब्स थी उनके पास में लैंड थी वो छीन ली गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। सांस्कृतिक नीति की बात कर लें तो आरंभ में ब्रिटिश के आप देखोगे द्वारा जो नस्लवादी विभाजन पर बल दिया गया। आरंभ में आप देखोगे नस्लों के आधार पर लोगों को बांटा। भाई जब 1857 का विद्रोह हुआ, इसका एक कारण ये भी था कि जो सेना थी, इस सेना में नस्ल के आधार पर लोगों को भर्ती किया जाता था। कोई गोरखा होते थे, कौन होते थे, कोई गोरखा होते थे, तो कोई आप देखोगे पंजाबी होते थे, तो कोई तमिल होते थे, तेलुगु होते थे। तो इस तरीके से इन्होंने बांट दिया। कोई काले थे, कोई गोरे थे, तो इन्होंने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर लोगों को गुमराह कर दिया और बांट दिया अंग्रेजों ने। जब ये सारी चीज़ें हुई तो इससे सांप्रदायिक विभाजन पर इन्होंने बल दे दिया। और आप सांप्रदायिक विभाजन का सबसे अच्छा जो उदाहरण है आप देखोगे 1907 में, 1909 में आप देखोगे, 1906 में ये बनी थी। 1906 में मुस्लिम लीग की उत्पत्ति, किसकी सर, 1906 में मुस्लिम लीग की उत्पत्ति एक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और 1909 में जाकर के इसको मान्यता पूर्ण रूप से दे दी गई थी, इसका एक बड़ा उदाहरण है। इन सब के साथ साथ अगर हम देखें 1858 के पश्चात में राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद का उद्भव होता है सर। भारतीय राष्ट्रवाद का उद्भव होता है जिसमें आप देखोगे अर्ध राष्ट्रवादी आंदोलन आपको मिलेंगे, जिसमें 19वीं सदी के जनजातीय किसान आंदोलन मिलेंगे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में। और इसी में आप देखोगे 1857 का महाविद्रोह, ठीक। आधुनिक जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुए उसमें अलग अलग समय रहते हुए आंदोलन भी देखने के लिए मिले, जिसमें 19वीं सदी का समाज एवं धार्मिक सुधारवादी आंदोलन आपको देखने के लिए मिलेंगे। उस पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ख़ास तौर पर हम देखें इसमें पश्चात्यवादी पर तत्पर बल हुआ, परंपरावादी थे। जो पश्चात्यवादी थे वो कांग्रेस के उदारवादी चरण की बात करते हैं, ठीक है। आप बताइए कुछ ऐसे उदारवादियों का नाम जो उदारवादी थे। कांग्रेस में उग्रवादी चरण भी हुआ
और आप देखोगे जब उग्रवादी चरण हुआ, लाल बाल पाल जो रहे हैं, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, उधम सिंह, ये सब क्या हैं, ये उग्रवादी चरण के ही नेता हैं। परंतु राष्ट्रीय आंदोलन का आधार अभी जातीय ही बना रहा। इन सब के अलावा गांधी जी का आगमन होता है और गांधी जी इन दोनों को, किसानों को आप देखोगे जोड़ रहे हैं, उसके साथ साथ आप देखोगे उग्रवादी और उदारवादी दोनों को एक साथ ला रहे हैं। जब गांधी जी आए तो गांधी जी ने इनको एक साथ जोड़ने का काम किया। उसके साथ साथ आप देखोगे भारतीय राष्ट्रवाद को जन आधार मिला, किंतु उसका स्वर आप देखोगे सवर्ण ही बना रहा, मतलब जन सामान्य तक चीज़ें नहीं रहीं, ऊपर जो व्यक्ति थे उन्हीं तक चीज़ें पहुँचती रहीं। इन सब के अलावा राष्ट्रीय आंदोलन का सवर्ण आधार कमज़ोर होता चला गया, जिसके रूप से आप देखोगे स्वरूप अधिक समावेशी होता रहा। भारतीय राष्ट्रवाद पहले की तुलना में कहीं अधिक समावेशी हो गया, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने किसानों को, ट्राइब्स को, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को, और उसके साथ साथ आप देखोगे गर्म दल और नरम दल को, सबको एक साथ मिला लिया। और जब सबको, श्रमिकों की भागीदारी हुई, महिलाओं की भागीदारी हुई, तो इससे राष्ट्रवाद पहले की तुलना में अधिक समावेशी हो गया। इन सब के अलावा एक क्वेश्चन ये उठता है, एक उदाहरण ये उठता है, क्या भारतीय राष्ट्रवाद समावेशी राष्ट्रवाद था? चर्चा कीजिए। ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के रूप में। क्या दे रहा हूँ सर? मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको ये जरूर करना है, ठीक है, ये वाला। क्या भारतीय राष्ट्रवाद समावेशी राष्ट्रवाद था? उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए। यहाँ पर लिख देते हैं चर्चा कीजिए, ठीक है, चर्चा कीजिए। आप इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर हम देखें जो किसान थे सर, अगर किसानों की बात कर लूँ तो यहाँ पर 20वीं सदी के आरंभ में ही आप देखोगे निम्न जनजातीय आंदोलनों का विकास हुआ, जिसमें आप देखोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पेरियार नायकर ने और श्री गुरु नारायण जैसे नेताओं की भूमिका रही। इन्होंने इनको आगे लाने का प्रयास किया। 1920 और 1930 के दशक में समाजवादी और साम्यवादी आंदोलनों की भूमिका भी रही, जिसमें आप किसकी बात करते हैं? सुखदेव, बालगुरु और उसके साथ साथ भगत सिंह की बात करते हैं, ठीक है, आप भगत सिंह की बात करते हैं। वही भगत सिंह जो अंतिम क्षणों में भी आप देखोगे एक किताब पढ़ते पढ़ते शहीद हो गए इस देश के लिए। उसके बाद हम देखें जो परिदृश्य है वो है स्वतंत्र, आप देखोगे भारत का परिदृश्य, मतलब आप देखोगे स्वतंत्रता के पास, मतलब 1947 के पश्चात का भारत, 1947 के पश्चात के भारत के समक्ष भी कई ऐसी चुनौतियाँ रहीं। तो हमने इतिहास को क्या किया है, मैं आपको एक और रिकॉल करा दूं, एक बार पुनः दोहराने का प्रयास करूं। हम परिचर्चा कर रहे हैं भारतीय इतिहास पर, भारतीय इतिहास के ओवरऑल व्यू पर। हम सबसे पहले भारतीय इतिहास को देखेंगे, जानेंगे कि क्या क्या हम पढ़ेंगे। ये क्लास उसकी एक प्रारूप रेखा तैयार कर रही है, इसलिए आपको ये क्लास कंडक्ट करा दी गई है। अगर चैनल आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि यही हमें मोटिवेशन देता है, जिसके चलते हम और अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आपको सभी को निःशुल्क ये चीज़ें आपको मिल रही हैं, एंजॉय कीजिए। तो हमने बात किया यहाँ पर इतिहास में, तो इतिहास में खासतौर पर हमने इतिहास को कई चरणों में बांटा। पहला हमने जो वाणिज्यिकवाद के रूप में देखा, जिसमें खासतौर पर कंपनी का शासन था 1757 से 1813। उसके बाद 1813 से 1858 तक रहा, जिसमें आप देखोगे पूंजीवाद का चरण था, वो विकासवाद की चीज़ें थीं। उसके बाद 1858 का भारत और स्वतंत्र भारत की हम बात कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत के बाद आप जब स्वतंत्रता हमें मिल गई, जब भारत स्वतंत्र हो गया, तो ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत और राष्ट्रवाद का निर्माण चलता चला गया। इसमें आप देखोगे विभाजन मिलेगा। विभाजन कब हुआ था भारत का? आप सभी जानते हैं, वर्ष 1946 के आसपास विभाजन स्टार्ट हो गया था और वर्ष 1947 में पूर्ण रूप से विभाजन हो गया था, ठीक। हिंसाएं आपको मिलेंगी, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, डू और डाई, करो या मरो का बायकॉट इंडिया। उसके साथ साथ आप देखोगे भारत की राजनीति और विदेशी नीति पर इसका प्रभाव भी देखने के लिए मिलेगा। हमारी जो अर्थव्यवस्था होगी, हम कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे, हम कैपिटल, सोशलिस्ट या फिर मिक्सड? तो भारत ने मिक्सड को अपनाया। देशी रियासतों का विलय और राष्ट्रवाद का निर्माण, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी भारत में। आप देखोगे 563 शायद 563 देशी रियासतें थी, एग्जैक्ट मुझे नंबर याद नहीं आ रहा है, शायद 552 थी, सॉरी हाँ 552 देशी रियासतें थी। कितनी थी अभी बताते हैं आपको, आ गया मुझको, रिकॉल हो गया, हो जाता है बच्चे, रिकॉल हो जाता है, टीचर है ना, तो टीचर का माइंड चलता रहता है तो रिकॉल हो जाता है। 552 देशी रियासतें थी, उसमें सभी का विलय हो गया था लगभग
8-10 छुटपुट देसी रियासतें थी, उनमें 3 सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में लाने वाली देसी रियासतें थी। और एक भारत को राष्ट्रवाद का निर्माण करना था। आप देखोगे भारत क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है और एक को फेडरेशनल स्टेट है, ना कि फेडरल स्टेट। वो सारी पॉलिटी में, लेकिन यहाँ पर 3 रियासतों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाला। एक थी जम्मू कश्मीर की रियासत, ठीक है, एक थी जूनागढ़ और एक थी आपकी हैदराबाद। इन सब की अपनी अपनी डिमांड थी, अपनी अपनी चीज़ें थी, तो ये भी रहा, इनको भी देखेंगे। उसके साथ साथ एक नए संविधान के माध्यम से एक औपनिवेशिक समाज का प्रजातांत्रिक समाज के रूप में परिवर्तित करना। हमने एक स्वयं का संविधान बनाया। कैसा संविधान? हमने एक अपना संविधान बनाया। जो इसकी प्रथम संविधान सभा जो बैठक हुई थी, इसका जो उद्घाटन हुआ था, आप देखोगे 1946 में हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को इसका उद्घाटन हुआ और आप देखोगे 25 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई और उसके बाद आप देखोगे 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को आप देखोगे भारत में संविधान लागू कर लिया गया और आज भी लागू है। समय रहते हुए भारत के संविधान में परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान एक परिवर्तनशील संविधान है और सॉफ्ट और लचीला फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भारत का है सर, ठीक है, और विकासशील है सर, विकसित नहीं है, ये ध्यान रखना। ये वर्तमान की ज़रूरतें और परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए इसमें अमेंडमेंट्स किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्र के बहुलवादी जो चरित्र को आप देखोगे समझ मिलेगी। भारत में आप देखोगे भाषाएं, कहा जाता है कि भारत